ये क्या मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल से नाम से समझ में आ रहा है कि मौर्य का उत्तर का काल है। उत्तर मतलब होता है बाद, ठीक है। मौर्य के जितने भी खत्म हुआ था, मौर्य साम्राज्य के जितने भी किंग्स थे उनका फिनिश हो गया था। उनके स्टॉप के बाद जो अगले किंग्स आते हैं या अगला जो भी वंश आता है या साम्राज्य आता है, ये उनकी बात है, ठीक है। अब एक और बात आती है, जब मौर्य का मैंने पतन बताया था, तो मौर्य की पतन, मौर्य उत्तर की स्टार्टिंग को, कि मौर्य का बाद के जो साम्राज्य है उनकी स्टार्टिंग को एक तरह से क्लिप्स बनाती है, जोड़ती है, कड़ी बनाती है कि जब मौर्य का साम्राज्य फिनिश हो रहा था, मौर्य फिनिश होने की तरफ था, तब उसके में एक बात और आई थी जिसके अंदर था कि उसके जितने भी साम्राज्य के अंदर जितने भी और भी किंग्स थे उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब एकाधिकार नहीं हो पा रहा था। उसका जो लास्ट किंग था वो उतना ज़्यादा, उत्तराधिकारी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि सबको एक साथ में रख सके, तो इसलिए सबका उदय होने लग गया। इसी के कारण मौर्योत्तर काल में इतने नए नए साम्राज्य देखने को आपको मिले। मौर्योत्तर काल में तो हमने बताया था बेहतर, जो लास्ट वाला जो है इतना बेहतर नहीं, दूसरी पॉइंट्स था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो, कि हमारे पास इतना बेस्ट नहीं था किंग। अब बेस्ट किंग नहीं है तो वो सबको जोड़ नहीं पा रहा। देखिए पूरा भारत, बहुत बड़ा भारत के एरिया एक राजा कंट्रोल कर रहा है। एक व्यक्ति को खड़े होने के लिए इतनी जगह है, इतने में मैं पूरा भारत कैसे देखूं? इसका मतलब मुझे पावरफुल होना पड़ेगा कि मेरी ख्याति हर तरफ है और हर तरफ मेरा कंट्रोल में रहे। भले मैं यहाँ हूँ तब भी राजस्थान में रहने वाला किंग मेरी बात माने, ये होनी चाहिए ना पावर, असल बात तो। और अगर ये नहीं हुई तो वो तो पावर बनाकर अपने आप को ऊपर बना देगा। हम देख रहे रात रात वो क्या कर रहा है, हम देख रहे हो पीछे पीछे कितनी सेना इकट्ठा कर रहा है, हमें नहीं पता रहता। लेकिन अगर हमें पता रहता है कौन क्या कर रहा है, हर किसी की हरकत हमारे गुप्तचर है, हर किसी की हरकत मुझे पता है, तो मैं तो आज धमकूंगा भाई तुम्हारी आर्मी कैसे बढ़ रही है, मेरे से बिना पूछे आर्मी कैसे बढ़ा रहे हो। तब वो व्यक्ति रहते कि नहीं भैया हमें इन्हीं के अंदर रहना। ये अगर आप नहीं कर पाते हो ना, तब धीरे धीरे सब अपने अपनी पावर बनाने लग जाते हैं और आप एक अकेले इतने साम्राज्य के हर किंग से कैसे लड़ोगे? सीधी सी लॉजिक है। तो जब ये लॉजिक हो जाती है ना, तो सीधी सी बात हो जाती है, पतन होते होते लोगों का उदय होना शुरू हो जाता है। यही हुआ था मौर्य उत्तर काल में, कि आपको अब इतने साम्राज्य देखने को मिले। मौर्य वंश के पतन ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय वंशों का उदय कर दिया। और भी था, मध्य एशिया तथा पश्चिमी चीन से आक्रमणकारी भारत में आक्रमण कर रहे थे। तो जब भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी तरह की चीजें जो एसएसटी से लिंक होती है ऐसे पढ़े, तो हमेशा अपने हाथ में मैप्स रखा करें, ठीक है। राजनीतिक मैप हो, ठीक है, उससे हमें ये पता रहता है कि अगर मध्य एशिया का आ गया तो वो कहाँ से किस पॉइंट से बताया गया। आप अपने पास ग्लोब है तो ग्लोब से चेक किया कीजिए, ठीक है। शुंग वंश में आ जाते हैं पुष्य मित्र शुंग, ठीक है। ये उस टाइम के आए थे जिन्होंने किस क्या मौर्य का जो अंतिम था बहद्रत, इसको हटाकर खुद एंट्री ले ली थी इन्होंने, ठीक है। इसको हटाया था और खुद एंट्री ले ली। कैसे? भाई ऑब्वियसली बात है, मारा इनको। अब किस तरीके से है षड्यंत्र रचा गया, किसमें भी एक केस यहाँ बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहद्रत को मार दिया था, जो इनके सेनापति थे पहले। उसी टाइम पे भारतीय यूनानी थे, भारतीय यूनानी, जिनको क्या कहा जाता था, यवन भी कहा जाता था, ठीक है। उनका क्लैश हो रहा था किनके साथ? इनके साथ। तब इनके एक राजा थे, राजा का नाम है डेमिट्रियस। ठीक है, अक्सर नाम ऐसे ही होंगे आपके भारतीय यूनानी, जो मध्य एशिया से आए थे, यूनान से आए थे, उनके ज़्यादातर नाम ऐसे ही होंगे। और उनका क्लैश इनके साथ हुआ, लेकिन इनको कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ।
हो गया है प्रथम शताब्दी का। और अंतिम शुंग शासक जो है पुष्यमित्र शुंग नहीं, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला उनके बाद आया था उत्तराधिकारी, उसके बाद जो उत्तराधिकारी आया था, जो लास्ट किंग था, उस किंग को भी धोखे से हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? उसी के मंत्री के द्वारा। क्या नाम है? वासुदेव। जो किस वंश की उसने नींव डाली, उसके बाद उसने अब अपने वंश की नींव डालेगा वो। अब उसको किंग को पैसे से, जैसे कि मौर्य चल रहा था तो मौर्य 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 मौर्य, तो मौर्य में से भद्रद मौर्य उसको हटाया और किसने आया? पुष्यमित्र शुंग। और कौन आया? शुंग वंश। तो शुंग जब हटाया तो उसके बाद कौन आएगा? जिसने हत्या की थी उसका नाम आएगा। क्या टाइटल था उनका? उन्होंने डाला कण्व, कण्व वंश की स्टार्टिंग में। पता है भले वो कण्व है, लेकिन कण्व के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी दी भी नहीं गई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध है भी नहीं उनके बारे में। जानकारी उपलब्ध कैसे होती है? या तो आप कोई किताब लिख रहे हैं, या तो कोई बाहर से आया और आपके बारे में उसने किताब लिखी है, या तो आपने बहुत ज़्यादा शौर्य का काम किया है और आपने स्तंभ वगैरह में बहुत ज़्यादा लिया है, या तो आप किसी चीज़ का बड़ा प्रचार करते हैं और प्रचार करते वक्त आपने अपनी चीज़ें बड़ी फैलाई है, या तो आपने सिक्के कॉइन्स वगैरह बड़े निकाले जिसके अंदर पंचमाह कॉइन्स में अपने नाम बड़े डाले अपने। इन सब चीज़ों से आपको मिलेगा। 323 ईसा पूर्व बीसी में सिकंदर की मृत्यु के बाद कई यूनानी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत में क्षेत्र में जो आपका बैक्टीरिया है, हिंदुकुश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो तो आज का क्या है? उत्तर अफगानिस्तान उत्तर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होता है। ये जो उत्तरी अफगानिस्तान था ना, ये उस टाइम का बैक्टीरिया था या फिर हिंदुकुश था। उस टाइम का बैक्टीरिया हिंदुकुश पर्वत, आज का उत्तर अफगानिस्तान। अच्छा, महत्वपूर्ण केंद्र बन गए तो लोग वहां से आकर यहाँ बसने लग गए। उस अपने यूनानी उच्चारण की वजह से बैक्टीरिया के शासक बैक्टीरिया यूनानी कहलाए। तो वहां पर सारे लोग मध्य एशिया से आ रहे हैं, यूनानी व्यक्ति है, तो उनकी भाषा भी वही वाली है। इसके कारण वो जो राजा थे वो भी सेम भाषा वही बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता था बैक्टीरिया यूनानी। शासन किया था, मतलब इन्होंने किया था 155 बीसी से लेकर 130 बीसी तक इन्होंने शासन किया था। इनका एक आ जाता है जिसमें इनको मिलिंद के नाम से पुकारा जाता है, और इनकी कन्वर्सेशन चली थी, सवाल वगैरह पूछे गए थे नागसेन के साथ, जिन सवालों को एक ग्रंथ के रूप में रख दिया गया, जिसको बाद में लिखा गया और उसको पुकारा गया मिलिंद पन। और यहाँ पर आपका बैक्टीरिया का जो है शासक वाला मामला भी खत्म हो। हर किसी को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनके जो आपके जो सबूत है वो भी थोड़े कम है और थोड़ा सा पेपर के हिसाब से भी थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए सब कुछ को थोड़ा थोड़ा ही करवाया जाएगा, इतना ज़्यादा मैटर्स को करवाया नहीं जा रहा है। शक साइथियन वंश के लिए प्रयोग होने वाला हिंदी नाम है। तो साइथियन वंश है, वैसे में अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा नाम हो जाता है, तो इसे हिंदी में कैसे पुकारा जाए, तो उसके लिए हमने दे दिया था शक। जो पड़ोसी है वो है आपका यूचिस, जो कौन है? कुषाणों के आदिवासी। यूचिस जो कुषाणों के आदिवासी है, उनके पड़ोसी है। इसका मतलब अगर पड़ोसी है और ये मध्य एशिया में रहते थे, कुषाण भी मध्य एशिया में रहते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों का हमें रिलेट करना चाहिए। हर चीज़ को नोट या नोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ नोटेट हम अपने एनालिसिस से भी लगा सकते हैं, अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं कि अगर यूचिस जो है पड़ोसी में गिना जा रहा है और ये मध्य एशिया में रहते थे, तो कुषाण में मध्य एशिया में रहते थे। नाम थोड़े डिफिकल्ट आएंगे क्योंकि नाम जो है भारत के नहीं, भारत से ऊपर के रहने वाले मध्य एशिया के लोग हैं, मध्य एशिया के जो लोग हैं उनके नेम, तो उनके नेम थोड़ा डिफरेंट है।
नाम से, तो हम उनको कभी कभी कुछ कुछ नाम से, उन्हीं के नाम से पुकारते हैं। तो कभी कभी उन नाम को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं। जैसे कि वैसे तो साइथियन है, लेकिन साइथियन ना पढ़ते हुए हम उसको शक वंश पढ़ रहे हैं। इससे हार गए थे, शक इनसे क्या होगा, पराजित हो गए। और क्या किया, नीचे की तरफ है तक्षशिला की तरफ। ठीक है, जो सफल शक है, देखिए अब राजा सब होते हैं, कुछ होते हैं जो आते हैं, लड़ते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और कुछ होते हैं जो काफ़ी एम्पायर वो बना देते हैं, काफ़ी बड़ा बना देते हैं, जीत पाते हैं, काफ़ी जगह तक वो अपना साम्राज्य बढ़ा पाते हैं। तो जो सफल शासक थे, शक के जितने भी सफल शासक हुए हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक आई है, मथुरा और गुजरात। अरे वाह, और गुजरात। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय शासक रहे हैं जिनका नाम है रुद्र दमन। मेनली हम अगर किसी भी साम्राज्य को पढ़ते हैं, एक साम्राज्य शुरू हुआ कहाँ से कहाँ तक, दूसरा ये साम्राज्य है कहाँ पर, और तीसरा इसके शासक कौन हुए, और लास्ट चीज होती है अपने साम्राज्य के दौरान क्या इन्होंने कुछ खास किया है, कोई युद्ध, कोई चीज प्रचार, कोई धर्म, कोई चीज। और अगर इसके पास सबूत मिलते हैं तो आप उनके सामाजिक आर्थिक पढ़ लीजिए, इतना ही टर्म्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट लेख है आपका यहाँ पर गिरनार का और जूनागढ़ का शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, और पत्थर पे लिखा जा रहा है इसलिए शिलालेख। तो इन सब से इनके पता चलता है कि ये शक वंश का क्या 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 चीज हुआ, किससे हारे, क्या जीता, कहाँ तक साम्राज्य फैला। तो जो भी है उन्होंने ये गिरनार और जूनागढ़ में शिलालेख में पूरे इलाके। और इस विवरण को प्राचीन भारत में पवित्र संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम शाही विवरण भी माना जाता है। ईरानी के थे, ईरान से इनके संबंध थे सांस्कृतिक किसके साथ, सांस्कृतिक संबंध शक के साथ, इसलिए इन्हें क्या पुकारा गया, शक पलहक। तो हेड़प में जो भी बताया गया है वो तख्ते वही में बताया गया है, इस्लामिक नेम में लग रहा है तख्त ए वही। तख्त मतलब गद्दी होती, तख्ते वही। और कहाँ पर मिला है, पाकिस्तान है, पेशावर, पेशावर, पेशावर पाकिस्तान। 5वीं ईस्वी के आसपास इस उल्लेख में पार्थियन शासक के रूप में गोंडोफ्रेंस या गोंडोफ्रियर्स के रूप में एक शासक का जिक्र मिला है। इसमें शासक का नाम है गोंडोफ्रियर्स या फिर गोंडोफ्रेंस। कुछ इतिहासकार इसे संत थॉमस
के समकालीन भी मानते हैं। जैसे कि हर किसी में हमारे में भी एक संत हुए हैं, संत कबीर कहा जाता है, ठीक है, गुरु नानक है, बौद्ध है, मतलब बुद्ध है, बुद्ध भगवान है, और बहुत से संत जैसे इस तरह में हम 9 लाइन बोलते हैं ना, 10 लाइन भी बोलते हैं। तो समकालीन का मतलब होता है, सम मतलब समान, काल मतलब उसी टाइम पे, मीन कंटेम्प्रेरी। तो उसमें एक संत हुआ करते थे, संत थॉमस, ये क्रिश्चियन में एक और संत आ जाते हैं, उनके ये समकालीन थे, सम मतलब सेम टाइम लाइन पे। माना जाता है इन्होंने राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में धर्मांतर करवाया। तो ये संत थॉमस ही है ऐसे जिन्होंने इनको, इन शासक को और इनके भाई को ईसाई धर्म में, मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाया। और यहाँ तक आपका जो भी है सबके सबूत थोड़े थोड़े कम ही मिल रहे हैं, तो इसलिए सबके बारे में बहुत कम कम टॉपिक को ही पढ़ाया गया। तो यहाँ पर पार्थियन के साथ आपका 6.1 जो है वो क्लियर होता है। इसके बाद कुषाण वंश आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कुषाण वंश। तो कुषाण जो है, जो मूल रूप से अगर कहा जाता है तो वो चीन से है। चीन से आए, उन्हें यूचिस भी कहा जा सकता है। शकों तथा पल्लवों को पराजित कर कुषाणों ने पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य का स्थापना की। कुषाण वंश का प्रथम जो शासक है उसका नाम है प्रथम जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है कुंजुल कटफिसिस। तो कुंजुल कटफिसिस, उसका पुत्र वेया कटफिसिस राजा बना। अगला शासक था कनिष्क, इसका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम हमने सुना होगा, कनिष्क। वह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासन काल का जो आरंभ है वो 78 ईस्वी माना गया है, 78 ईस्वी माना गया है। उसने एक नए युग की नींव डाली जिसने शक संवत के रूप में जाना जाता है। तो उसका टाइमलाइन जो माना जा रहा है ना, कि जिसने देखिए जो भी डिफीट करता है अक्सर, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना टाइमलाइन को एक संवत के रूप में टाइमलाइन को माना जाता है। जैसे कि विक्रमादित्य का जो था, विक्रम संवत कहते हैं। शक को डिफीट करके कुषाण आ रहे हैं, कनिष्क का जो चल रहा है, ये जो टाइमलाइन है ये शक संवत है। अगर शक संवत की बात करते थे हमें समझ में आ जाता है कि कौन से राजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। विक्रम की बात करते तो हम समझ में आ जाता है विक्रमादित्य की बात चल रही है। विक्रम संवत है, ये संवत है। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश की वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती सहित उत्तर भारत तक विस्तृत था। तो मध्य एशिया जितना है, कौशाम्बी, ठीक है, श्रावस्ती, ये जितना भी एरिया है ये अंडर में आ गए थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक व्यापार ज़्यादा बढ़ने लगे। बौद्ध धर्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे। उसने कुंडल वन, या फिर जो आज का जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है हरवान, में एक चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। उसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ है, जिसमें हीनयान और महायान आए थे। कनिष्क ने स्थापत्य कला में 2 शाखाओं जैसे कि गांधार और मथुरा शैली ये संरक्षित किए थे। इसके बारे में यहाँ पर जितना नाम वगैरह ली गई है, यहाँ पर उन जगहों पर बुद्ध के स्तूप में कुछ अवशेष मिले या कुछ भी मिले, तो ये जितने भी शासक हुआ करते थे, कुषाण शासक, वो उनको संभाल के रखते थे। कनिष्क जो है वो बड़ा संभाल के रखता था, सिक्योरिटी देता काफ़ी, और देखभाल हो सके चीज़ें अगर पुरानी तो चली जाएगी तो ख़राब भी होती चली जाएगी, तो उसको सुरक्षा देने के लिए संभाल के रख सको, वो चीज़ें ये करता था। और जो भी यात्री था, चीनी यात्री था फायान, वो जब यहाँ पर आया था उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। और 3री शताब्दी की जब आ जाती है तो उसकी जब स्टार्टिंग होगी, 3री शताब्दी की जो स्टार्टिंग बोलते हैं, उस स्टार्टिंग में फाइनली जो ये कुषाण वंश जो है ना, ये फिनिश होने पे था, फिनिश हो ही गया था, समझ लीजिए पतन हो गया। कुषाणों की राजनीतिक तंत्र के संबंध में अधिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं। पूरा साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया था और हर जगह पर एक सेनापति को तैनात कर देते थे, जिसका सहायक क्षत्रप होता था और उनके सपोर्टर जो असिस्टेंट होते थे वो क्षत्रप होते थे।
जो मेन होता था वो आपका आ जाता था महाछत्र, और जो उनके असिस्टेंट होते थे वो होते थे छत्र। कहते हैं कि कुषाण जो है वो घुड़सवारी करते समय पतलून का प्रयोग करते थे, पैंट का यूज करते थे उस टाइम। तो सबसे मेन है कि वो देवपुत्र के शीर्षक का इस्तेमाल करते थे अपने नाम के साइड में, या फिर यूज करते थे नाम में देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता था भगवान का पुत्र। और प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के जीवन के हर एक क्षेत्र में विशेष योगदान की वजह से महत्वपूर्ण स्थान रहता है। उनके विशाल साम्राज्य की वजह से आंतरिक तथा बाहरी व्यापार में प्रगति हुई थी और नए नए केंद्रों का उदय हुआ। कुषाण काल की संपदा की झलक उनके प्रयुक्त होने वाले सोने और तांबे की मुद्राओं से प्राप्त कर सकते हो कि उस टाइम पे सोने और तांबे काफ़ी ज़्यादा चले थे, तो आप इससे समझ सकते हो कि उस टाइम पे व्यापार कितना अच्छा रहा होगा। साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की थी। साहित्य का मतलब है जितने भी एजुकेशन लेवल के बुक वगैरह ग्रंथ के में बात करें, और चिकित्सा का मतलब है जितना भी आप मेडिकेशन की बात करें उसमें भारत ने प्रगति की। आयुर्वेद के ऊपर, ठीक है, चिकित्सा के ऊपर, तो उसका माना जाता है, चरक को माना जाता है आयुर्वेद का जनक, इसने आयुर्वेद को निर्माण किया। तो बौद्ध विद्वान था एक अश्वघोष, उसने बुद्ध की विस्तृत जीवन चरित्र की रचना की थी। दोनों ही विद्वान कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं, चरक भी। और इस प्रकार से आपका ये 3 पॉइंट क्लियर होता है।